अगर मैं कहूँ कि आरडीजे के डूम को क्रिएट करने के साथ साथ फैंटास्टिक फोर के इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स को क्रिएट करने के पीछे हमारे ओजी एवेंजर्स का हाथ था, तो जाहिर है तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा एंड तुम अपना माथा पीट लोगे। तो चलो इस बात का लिटरल प्रूफ दे देता हूं तुम्हें, एंड ट्रस्ट मी ये वाली थ्योरी मेरी अब तक की सबसे ज्यादा शॉकिंग थ्योरी होने वाली है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो सबसे पहले तो जिन्हें लगता है कि कैप्टन पास्ट में गए और स्टोन्स को उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखकर चुपचाप वापस आ गए और कोई अल्टरनेट टाइमलाइन बनी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है भाई। चाहे तुम सोल स्टोन की बात कर लो, सोल स्टोन किसी प्लेस पर नहीं रखा रहता है, वो वॉर्मिर प्लैनेट पर जब कोई सोल खत्म होती है, जब कोई इंसान मरता है तो उसकी सोल के बदले वो आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि स्टीव जब उसे वापस रखने गए होंगे तो उसे उसकी सही जगह पर रखा होगा, क्योंकि अगेन सोल स्टोन कहीं रखा नहीं होता है कि जमीन पर रखा हुआ है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है, वो आसमान में आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो जाता है। तो स्टीव ने आखिरकार सोल स्टोन रखा कहां होगा, एंड चलो सोल स्टोन को मारो गोली। अब देता हूं तुम्हें इस बात का लिटरल प्रूफ कि एंड गेम में एवेंजर्स के और खासकर स्टीव के टाइम ट्रैवल ने रियलिटी को ब्रेक कर दिया था। देखो, जब एवेंजर्स ने पहला टाइम जंप मारा और 2012 में न्यूयॉर्क गए, उसी दौरान उस पहले टाइम जंप से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी जिसके पास्ट में यानी जिसके 1970 में शील्ड और टेसरैक्ट की हिस्ट्री चेंज हो गई। एंड अगर अभी तुम्हें चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हो तो सुनते जाओ, अभी जस्ट 2 मिनट बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट टाइम जंप एंड गेम में हुआ था जब एवेंजर्स 2012 में न्यूयॉर्क गए थे। पहली अल्टरनेट टाइमलाइन तब बनी थी जिसमें शील्ड की हिस्ट्री चेंज हो गई और इसीलिए जब न्यूयॉर्क में टोनी और स्टीव के हाथ कुछ नहीं लगा तो वो वहां से उसी 1970 में गए जिसकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी अगर तुम उठाकर देखोगे तो उसमें तुम्हें ये साफ पता चलेगा कि टेसरैक्ट को 1945 में हावर्ड स्टार्क ने ओशन से, समुद्र से निकाला था और आने वाले कई सालों तक, मतलब 1960 तक 1970 तक उस पर प्राइवेटली खुद ही रिसर्च करी थी, किसी और को शील्ड वगैरह को नहीं दिया था। और फिर कैप्टन मार्वल मूवी में ये दिखाया गया था कि अराउंड 1995 में टेसरैक्ट प्रोजेक्ट पेगासस में चला गया था, यानी ओरिजिनल एमसीयू टाइमलाइन में 1970 में अगर देखा जाए तो टेसरैक्ट क्यूब वो हावर्ड स्टार्क के पास होगा, ना कि शील्ड के पास, ना कि शील्ड के बेस में। तो फिर जब टोनी और स्टीव 1970 में गए तो वहां पर शील्ड के बेस में उन्हें टेसरैक्ट कैसे मिल गया? ये इस बात का प्रूफ है कि वो जिस 1970 में गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एमसीयू टाइमलाइन का 1970 नहीं था, वो एक अल्टरनेट 1970 था जो तब बन गया था जब एवेंजर्स पहला टाइम जंप मार के 2012 में न्यूयॉर्क गए थे। और इस अल्टरनेट टाइमलाइन की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो चुकी थी, इसीलिए टेसरैक्ट हावर्ड के पास ना होकर शील्ड के कब्जे में था, शील्ड के बेस में रखा था और टोनी को वहां टेसरैक्ट मिल भी गया था। लेकिन मजेदार पार्ट अब शुरू होता है। तो ये जो 1970 वाला टाइम हमें एंड गेम में दिखाया गया था ये एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है, ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन है, इतना तो तुम समझ गए होगे। अब देखो, जब टोनी और स्टीव 1970 वाली इस अल्टरनेट टाइमलाइन से टेसरैक्ट को लेकर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन फिर भी जाहिर है तब तक वो टेसरैक्ट शील्ड के पास था और जाहिर है शील्ड ने उस पर बहुत सारी रिसर्च करी होगी, उसे बहुत डीपली स्टडी भी किया होगा, जिसके चलते 90s का जो वो दशक था उस अल्टरनेट टाइमलाइन का, वो अपने टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गया होगा, क्योंकि उसमें शील्ड ने टेसरैक्ट को स्टडी किया, उस पर रिसर्च करी और कई सारे नए नए इन्वेंशंस कर लिए। यानी 90s के टाइम में उस टाइमलाइन में बहुत ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें इन्वेंट ऑलरेडी हो गई, जिसके चलते ये अल्टरनेट टाइमलाइन बहुत ज्यादा एडवांस्ड बन गई। और यही अल्टरनेट टाइमलाइन एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में भी 90s के दशक में हमें फ्लाइंग कार्स, स्पेस प्रोग्राम्स, ये सब चीजें देखने को मिली, फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में देखने को ये सब मिला। तो हो सकता है यही एंड गेम वाली 1970 वाली टाइमलाइन ही फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स हो, यही वो यूनिवर्स हो जिससे फैंटास्टिक फोर आते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट सेंस बनाता है। शील्ड ने टेसरैक्ट को स्टडी किया, टाइम से पहले बहुत सारे एडवांस्ड इन्वेंशंस हो गए और इसीलिए 90s के टाइम पीरियड में भी ये यूनिवर्स इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया। तो रीड एंड बाकी की फैंटास्टिक फोर की टीम इसी रेट्रो यूनिवर्स से आती है और विक्टर वॉन डूम भी मे बी इसी यूनिवर्स का हो सकता है। अब अगेन गाइस, माइंड में ये चीज बनाकर चलना कि ये जस्ट एक थ्योरी है और वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस थ्योरी के एक एक डॉट को, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उन सारी चीजों के एक एक डॉट को मैं कनेक्ट करता जाऊंगा और ट्रस्ट मी लास्ट में तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ओके, सो पहला सवाल अब जो तुम्हारे दिमाग में ये सब सुनकर चल रहा होगा वो यही होगा कि अगर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स यही है जो एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल से क्रिएट हुआ था, तो फिर रीड यहाँ पर मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहा है? वेल,
वो इसलिए क्योंकि रीड का यूनिवर्स स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था स्टीव की टाइम से छेड़छाड़ के चलते, टाइम में बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के चलते। क्योंकि पहले तो टोनी और स्टीव 2012 में गए, जिससे एक अल्टरनेट ब्रांच बन गई, और फिर वो उसी अल्टरनेट वाली ब्रांच के 1970 में गए, जहां टेसरैक्ट पर रिसर्च के चलते शील्ड ने काफी सारे नए इन्वेंशंस पहले ही कर रखे थे, और टाइम से पहले ही वो यूनिवर्स बेहद एडवांस्ड हो चुका था। दैट्स वाई वो यूनिवर्स फैंटास्टिक फोर का ही रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है। अब उसके बाद एंड गेम के एंड में स्टीव फिर से 1970 में स्पेस स्टोन एके टेसरैक्ट को रखने गया होगा, जब वो स्टोन्स को रखने वापस गया था। यानी सोच कर देखो कितनी ज्यादा टाइम मेडलिंग करी है एवेंजर्स ने, बिना कुछ सोचे समझे वो टाइम ट्रैवल पे टाइम ट्रैवल करते चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इससे कितनी अल्टरनेट टाइमलाइंस बनी होगी। एंड अगेन भाई, आप ये कोई मत कहना कि टीवीए ने सारी टाइमलाइंस प्रून कर दी होंगी, ऐसा कहीं कुछ भी कंफर्म नहीं बताया गया है। प्लस टीवीए ये जो सेक्रेट टाइमलाइंस से टाइमलाइंस जनरेट हुई है, इन्हें नेक्सस इवेंट नहीं मानती है, इन्हें वो एक तरह से सेक्रेट टाइमलाइंस का ही एक पार्ट मानती है। इसीलिए ये टाइमलाइंस जनरेट हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। सारी की सारी टाइमलाइंस टीवीए ने प्रूव नहीं की है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो एंड गेम में ये जो सारी टाइम मेडलिंग एवेंजर्स ने करी थी, इतना सारा टाइम ट्रैवल किया था, इसी के चलते पहले तो ये 1970 वाली टाइमलाइन बनी, उसके बाद ये अनस्टेबल भी हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, स्टीव रॉजर्स फिर से स्टोन्स को लेकर पास्ट में गए थे। तो जाहिर सी बात है वो जो स्पेस स्टोन है, वो जो टेसरैक्ट है, उसे भी वो वही 1970 में रखने गए होंगे जहां टोनी के साथ उन्होंने उसे उठाया था। तो जब फिर से वो उस टाइमलाइन में गए होंगे तो जाहिर है वो जो यूनिवर्स है वो अनस्टेबल हो गया होगा, और रीड को ये चीज पता चल गई कि उसका यूनिवर्स अनस्टेबल है, और रीड ये जो मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है अपने बोर्ड में, ये अपने यूनिवर्स को मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल बनाने के लिए कर रहा है। वो एंशिएंट वन ने बताया भी था कि किसी भी स्टोन को उसके प्लेस से उठाते ही अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one not so much. फिर ब्रूस ने उसमें अपना दिमाग बता दिया। We can return each one to its own timeline at the moment it was taken. It never left. तो थ्योरेटिकली स्टोन्स को उनकी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर सेम टाइम पर रखने से अल्टरनेट टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, और जो मेन टाइमलाइन चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। इसीलिए तो स्टीव स्टोन्स को रखने पास्ट में गए थे। Remember, you have to return the stones to the exact moment you got them. You're going to open up a bunch of nasty alternative realities. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें बताया था कि सोल स्टोन को उसके प्लेस पर रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कहीं रखा नहीं रहता है किसी फिजिकल जगह पर, वो आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो जाता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि स्टीव ने उसे कहाँ रखा होगा। पता नहीं स्टीव उसे वॉर्मिर पर फेंक कर चला आया या XYZ जो भी हुआ, हमें बैकग्राउंड स्टोरी तो दिखाई नहीं गई, बट स्टीव का सोल स्टोन को उसके प्रॉपर प्लेस पर रख पाना ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद अब ये सुनो, रूसोस ने ये कंफर्म किया था कि स्टोन्स को जैसे तैसे रखने के बाद स्टीव जिस टाइमलाइन में पैगी के साथ रहे थे, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करी थी, वो भी एक अल्टरनेट टाइमलाइन ही थी। यानी ये वाली टाइमलाइन भी अल्टरनेट थी, ये ओरिजिनल MCU टाइमलाइन नहीं थी। ये चीज खुद रूसोस ने कंफर्म करी थी। तो भाई ये भी एक प्रूफ है इस बात का कि टीवीएस सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रूव नहीं करती है, स्पेशली वो टाइमलाइंस जो सेक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच होकर निकलती हैं, क्योंकि ज्यादातर वो इसे नेक्सस इवेंट नहीं मानते हैं। और इन टाइमलाइंस को भी 616 जैसा ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस भी 616 से निकली हुई हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि एंड गेम में जितना भी A to Z टाइम ट्रैवल हुआ, उससे टोटल कितनी अल्टरनेट ब्रांचेस बनी हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अभी तुम्हें 1970 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में बताया, लिटरल प्रूफ्स के साथ बताया कि टेसरैक्ट हावर्ड के पास होना चाहिए था 1970 में, बट वो नहीं था, वो शील्ड के बेस में था। यानी ये जो 1970 वाली टाइमलाइन थी, ये ओरिजिनल ना होकर ये एक ब्रांच टाइमलाइन थी। तो मेरे तुम्हें ये बताने से पहले तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? तो ऐसे ही भाई, जब और डीपली घुसते जाओगे तो जाने ऐसी कितनी नई टाइमलाइंस निकलकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी, जो सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम मूवी में एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के चलते क्रिएट हो गई थी। सो दैट बीइंग सेड गाइस, बहुत सारी टाइमलाइंस एंड गेम से निकली हैं और डूम का कनेक्शन उन्हीं से है। इसीलिए सिर्फ RDJ ही वो एक्टर हैं जो डूम प्ले कर सकते हैं। और डूम पर भी मैं अभी आ रहा हूं, जस्ट वेट। तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि एवेंजर्स जब टाइम ट्रैवल करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जाते हैं और वापस भी इसी पर आते हैं, बट एंड गेम के एंड में स्टीव गया तो इसी प्लेटफॉर्म से था, लेकिन इस पर वापस नहीं आया, बल्कि दूर एक सीट पर बैठा था। प्लस शील्ड वाला सवाल,
जब एंड गेम में थानोस ने स्टीव की शील्ड तोड़ दी थी तो स्टीव ये नई चमचमाती शील्ड कहां से मार लाया? तो इनके जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले चलो डूम की बात कर लेते हैं। तो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले तो आई थिंक तुम ये समझ गए होगे कि कैसे एंड गेम की ये 1970 वाली टाइमलाइन ही फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क होगा वो कभी आयरन मैन बना ही नहीं होगा। और उसका रीजन है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पहला रीजन तो ये है कि इस टाइमलाइन में क्योंकि सारे इवेंट्स उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ये सब कुछ। बट सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि टोनी इस टाइमलाइन में कभी एवेंजर्स से मिला ही नहीं और एवेंजर्स का टीम अप कभी हुआ ही नहीं। अब तुम यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इस टाइमलाइन में एवेंजर्स का टीम अप क्यों नहीं हुआ? इसमें भी तो लोकी एग्जिस्ट करता होगा, इसमें भी तो लोकी ने न्यूयॉर्क पर अटैक किया होगा, बट नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा ये सुनो। क्योंकि लोकी को न्यूयॉर्क पर अटैक करने के लिए आसमान में एक पोर्टल खोलना था जिसे चितौरी आर्मी अर्थ पर आकर न्यूयॉर्क पर हमला कर पाती, और वो पोर्टल सिर्फ और सिर्फ टेसरैक्ट की मदद से ही खोला जा सकता था। इसीलिए उसने एवेंजर्स मूवी में टेसरैक्ट चुराया ही था पोर्टल खोलने के लिए। Please don't. I still need that. This doesn't have to get any messier. Of course it does. लेकिन क्योंकि इस 1970 वाली टाइमलाइन में टेसरैक्ट की हिस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, यानी जहां इसे हावर्ड स्टार्क के पास होना चाहिए था, उल्टा ये शील्ड के कब्जे में था। यानी हमारे ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ये टेसरैक्ट कभी 2012 में न्यूयॉर्क पहुंचा ही नहीं, जिसके चलते ना ही लोकी से चुरा पाया, ना ही वो आसमान में पोर्टल खोल पाया, ना ही चितौरी आ पाई, ना ही थानोस के प्लान्स काम कर पाए, ना ही एवेंजर्स का टीम अप हो पाया, कोई अल्ट्रॉन भी नहीं बना, कोई सिविल वॉर भी नहीं हुआ। और इसीलिए इस टाइमलाइन में देयर आर नो एवेंजर्स, केवल एक सुपर हीरो टीम है, वो है फैंटास्टिक फोर की सुपर हीरो टीम। अब समझ में आया फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स के बाकी सारे हीरोज कहाँ गए? सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, अभी और मजा आएगा। तो इस 1970 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन में जब एवेंजर्स की टीम कभी बन ही नहीं पाई, तो इसीलिए हमें हीरोज के तौर पर इसमें एवेंजर्स नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर मिले। और इस टाइमलाइन का जो टोनी है वो है तो जीनियस, बट जैसा कि हमने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में देखा कि रीड भी जीनियस है और वो लोगों का हीरो भी है। रीड के पास सब कुछ है, उसकी अपनी टीम, अपनी फैमिली, दोस्त, सुपर पावर्स, फेम, मनी, लोगों का सपोर्ट, एवरीथिंग। तो जाहिर है टोनी जैसा एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बिलियनियर, जो कि स्टार्टिंग में काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड था, वो रीड की इतनी तरक्की देखकर, उसका हीरोइज्म देखकर, लोगों का सपोर्ट देखकर जाहिर सी बात है उससे जेलसी फील करने लगा होगा। और इसी जेलसी के चलते आगे चलकर रीड से टेक्नोलॉजी में वो कम्पीट भी करता होगा। टोनी ने अपने लिए सूट्स बनाए, नए नए इन्वेंशंस किए रीड से कम्पीट करने के चलते, बट अल्टीमेटली इस यूनिवर्स में उसका बनाया सूट आयरन मैन का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का था। और देखा जाए तो ये थ्योरी फैंटास्टिक फोर के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से लेकर उनका अकेले सुपर हीरोज की टीम होना, टोनी का डूम बनना, सब कुछ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है। इवन मैंने जब इस थ्योरी पर और रिसर्च करी तो मैंने ये पाया कि लाइक फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में स्टार्क टावर या एवेंजर्स टावर कह लो है ही नहीं। उसकी जगह ट्रेलर में हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई जाती है जो फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल बिल्डिंग है। यानी ये भी इस बात का एक लिटरल प्रूफ है कि इस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क है वो ऑलरेडी एक डार्कर पाथ पर निकल गया है और वो कोई हीरो नहीं है। और इसके भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लाइक हो सकता है इस यूनिवर्स में टोनी कभी पेपर से मिला ही ना हो, एवेंजर से तो वो वैसे भी नहीं मिला, इसीलिए उसे मोरली गाइड करने वाला और सही रास्ते पर ले जाने वाला कोई था ही नहीं। और कॉमिक्स के कई सारे इवेंट्स को भी ये थ्योरी जस्टिफाई कर देती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है रीड एंड टोनी साथ में कॉलेज में पढ़ते रहे हो इस यूनिवर्स में और आगे चलकर रीड पॉपुलर सुपर हीरो बन गया हो और टोनी का चेहरा किसी एक्सपेरिमेंट के चलते डिसफिगर हो जाए और वो आगे चलकर आयरन मैन की जगह अगेन डूम का मैंटल अपना ले। अब देखो, जब स्टीव और टोनी 1970 से टेसरैक्ट चुराकर निकल लिए थे तो उस यूनिवर्स का जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज था, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, यानी वही टेसरैक्ट, वो तो स्टीव और टोनी लेकर भाग गया, वो तो उस यूनिवर्स में रहा नहीं। इसीलिए उस यूनिवर्स का टोनी, जो कि हमेशा से पावर और नॉलेज से ऑब्सेस्ड था, उसने अपने खुद के एनर्जी सोर्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया, उस पर रिसर्च करने लगा एंड फाइनली ही मेड एन अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, समथिंग लाइक आर्क रिएक्टर। बट क्योंकि उसे सही रास्ते पर ले जाने वाला कोई था ही नहीं और उसे रीड से भी आगे निकलना था, इसीलिए टोनी ने इस एनर्जी सोर्स का यूज किया डॉक्टर डूम सूट बनाने में, ना कि आयरन मैन सूट्स बनाने में। एंड दैट्स
एग्जैक्टली हाउ डूम वॉज क्रिएटेड इन दिस टाइमलाइन। अब तुम्हें इस थ्योरी के सच होने के और भी प्रूफ चाहिए तो भाई ये सुनो। ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम, आरडीजे का विक्टर वॉन डूम, वो अपनी एक खुद की इविल एवेंजर्स की टीम लेकर आ रहा है, जिसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में टीज भी किया गया था। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में लीडर ने सैम से कहा था कि मैं देखता हूं जब दी अदर्स आएंगे उनसे तुम अपनी इस दुनिया को कैसे बचाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो दी अदर्स की टीम है ये डॉक्टर डूम की अपनी टीम होने वाली है, इविल हीरोज की। अब ये इविल हीरोज आएंगे कहां से? तो देखो, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में एवेंजर्स का टीम अप कभी हुआ ही नहीं, केवल फैंटास्टिक फोर ही यहाँ के हीरोज हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, ये सब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट सब करते हैं, बस उनका टीम अप नहीं हुआ। सो जब टोनी इस यूनिवर्स में डूम बना तो उसने एक एक करके बाकी के हीरोज को ढूंढना शुरू किया, और बाकी के हीरोज भी खुद फैंटास्टिक फोर से जलते हैं, क्योंकि जाहिर है सारा का सारा फेम और मनी सब कुछ फैंटास्टिक फोर के पास था। जो सिंगुलर हीरोज थे, सिंगल हीरोज थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो टोनी की तरह वो भी रीड और उसकी टीम से जेलसी फील करते हैं, और इसीलिए उन्होंने टोनी को ज्वाइन कर लिया। और टोनी को ज्वाइन करने के बाद उनकी ये टीम कहलाती है दी अदर्स, जिसके बारे में ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लीडर ने सैम को वार्न किया था। और ये टीम सिर्फ और सिर्फ डूम के लिए ही लॉयल है। इस टीम का कैप्टन अमेरिका ना होकर कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, नोमैड हो सकता है, यहाँ की जो ब्लैक विडो है वो इविल हो सकती है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। और जिस टाइम फैंटास्टिक फोर मूवी चल रही होगी उसमें हमें फैंटास्टिक फोर की कहानी दिखाई जा रही होगी, वहीं बैकग्राउंड में आरडीजे का डूम वो अपना काम कर रहा होगा। और एग्जैक्टली इसीलिए हमें फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का डूम ना दिखाकर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम दिखाया जाएगा कि उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और ये जो शील्ड जिसे ओल्ड मैन रॉजर्स लेकर आया था और फैल्कन को दी थी, यही शील्ड रीजन है कि उस फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में कोई कैप्टन अमेरिका बन ही नहीं पाया। क्योंकि जब अपने स्टीव की ओरिजिनल शील्ड एंड गेम के फाइनल बैटल में टूट गई थी, तो जब वो पास्ट में गया और पैगी के साथ लाइफ स्पेंड करी, तो जाहिर है वो उसी टाइमलाइन से वहां के कैप्टन की शील्ड चेप लाया होगा। और क्योंकि उस टाइमलाइन के कैप्टन की शील्ड चिप गई, अब शील्ड जो है वो कैप्टन अमेरिका का बेसिकली एक तरह से सिंबल है। विदाउट शील्ड देयर इज नो कैप्टन अमेरिका। अब आई नो यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि बिना शील्ड के उसने वकांडा में भी तो बैटल किया था। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जो शील्ड है वो स्टीव के हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है, और वो हीरो के पाथ पर निकला अपनी पहली शील्ड के साथ ही। और उस पहली शील्ड को अगर अपने ओल्ड मैन स्टीव ने चेप दिया और अपने टाइमलाइन में ले आया, तो जाहिर है फिर वो जो स्टीव है उस टाइमलाइन का वो कैप्टन नहीं बन पाया होगा, वो फिर किसी इविल डार्कर पाथ पर निकल गया होगा। और जाहिर है फिर आगे चलकर आरडीजे के डूम को उसने ज्वाइन कर लिया होगा। तो इससे शील्ड वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। यह आंसर भी मिल जाता है कि कैसे फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वो इतने पहले के टाइम में भी इतना एडवांस्ड कैसे है, और कैसे उस यूनिवर्स में एवेंजर्स वहां के हीरोज नहीं है, फैंटास्टिक फोर वहां के हीरोज हैं। और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ऑब्वियसली अभी नहीं मिले, बट फिलहाल के लिए दिस इज द थ्योरी जो सारे डॉट्स को एक एक करके कनेक्ट करती है। एंड एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये जस्ट एक थ्योरी है। मूवी आने से पहले देखो 50 थ्योरीज आती है, उनमें से कोई एक सही भी साबित होती है, 49 गलत साबित हो जाती हैं। तो इसे लाइटली लो, एंजॉय करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। साथ ही तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, और कुछ चल रहा हो दिमाग में तो वो भी कमेंट करके बता देना। एंड अगर चैनल पर नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली कोई भी नई मार्वल अपडेट या थ्योरी तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।